नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही, शुभेंदु अधिकारी की सरकार आते ही अब दूसरा बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है। पहला तो बीएसएफ को जो फेंसिंग के लिए जमीन सौंपने का फैसला था वो है, और अब चिकन नेक जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, वहां पर भी 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपने के दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, फैसला ले लिया गया है। इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं सर? इसको अमल में लाने में इतने साल क्यों लग गए, जबकि ये पूरा इलाका जो है, पूरा क्षेत्र जो है, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। अंजू, सुरक्षा के लिहाज से अगर भारतवर्ष का सबसे संवेदनशील अगर कोई क्षेत्र है तो वो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से और जियोपॉलिटिकल तरीके से उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के जो शेष भारत है उससे जोड़ती है, और ये बहुत नैरो कॉरिडोर है, और इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर निर्भरता है उसको पता नहीं क्यों हम पहले से पहचान नहीं पाए। आज जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय बहुत ऐतिहासिक है, और मेरा यह मानना है कि इस निर्णय को लेकर के हमने एक बहुत जबरदस्त मैसेजिंग चीन और बांग्लादेश और उनके अलावा पाकिस्तान, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे जाकर कि पाकिस्तान क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा था। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एक छोटी कॉरिडोर है, जैसा कि आपने बताया 20 से 22 किलोमीटर कई जगह पर चौड़ी है, और ये 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। इसका सामरिक महत्व, ये नेपाल पश्चिम में है, इसके भूटान से छुप, और एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्शन है तिब्बत का। तिब्बत जिस पर चीन का कब्जा है, उसकी एक चुंबी वैली है जो कि भूटान और सिक्किम के बीच का क्षेत्र है। वो जो चुंबी वैली है वो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती है, और यही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डोकलाम का जो आप उस चीज को याद करिए, उसका वो इसी वजह से हुआ था कि वो प्रयास कर रहे हैं कि चीन का ये बहुत इस पे कुटिल नजर है, और वो प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि आमतौर पे पॉपुलरली चिकन स्नैक के तौर पे जाना जाता है, उसको उस पर कैसे अपना प्रभाव जमा सके, उसको कैसे डोमिनेट कर सके। अब मैं बताता हूं कि वजह क्या रही। देखिए, पिछले 50 वर्षों से केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें थी, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या कांग्रेस और कम्युनिस्ट हों, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है और यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, या कांग्रेस तो उसकी वजह से जो उनके अपने जो छोटे राजनीतिक स्वार्थ थे, उनकी वजह से इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध रखने वाले विषय को लंबित करके रखा गया, और ये उन दो सरकारों की आपसी तकरार की वजह से बहुत समय से ये बहुत डिलेड हो रहा था। और मेरा यह मानना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से यह निर्णय लिया गया, जहां पर 128 एकड़ जमीन बीएसएफ को के सुपुर्द कर दी गई। अब वो हिस्सा केंद्र सरकार के पास है, और वहां पर अब अपनी सुरक्षा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहां पर काम किया जाएगा, पहली बात। इसके अलावा उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट हाईवेज को एनएचएआई को सुपुर्द कर दिया है, अर्थात वो इंपॉर्टेंट हाईवेज भी अब एनएचएआई के द्वारा मेंटेन करी जाएंगी, और उन्हीं के द्वारा उनका एक्सपेंशन या जो भी है वो किया जाएगा। उन 7 हाईवेज में से भी 5 इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नैक के बीच में से निकलती हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये जो 2 निर्णय हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव आप बांग्लादेश पर और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। याद करिए आप कि जब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी बांग्लादेश की विजिट पर आए थे तो सबसे पहले उनको यहां लाया गया था। याद करिए कि किस प्रकार से लाल मुनीर हाट, जो कि इसके काफी नजदीक है, वहां चीन को ला करके और वहां पर जो अपना डिफेंस आर्किटेक्चर वहां तैयार करवा रहे हैं बांग्लादेश वाले, उसमें चीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये तमाम चीजें भारत की इस बहुत महत्वपूर्ण वल्नरेबिलिटी कहूंगा, क्योंकि ये काफी
वल्नरेबल है। आपका सारा मेंटेनेंस उत्तर पूर्व का, चाहे वो सैन्य मेंटेनेंस हो या आम लोगों का मेंटेनेंस हो, वहां पर अपने जो ऊर्जा का आवागमन हो, हर प्रकार की चीज इस छोटे से कॉरिडोर पर निर्भर थी। और अगर इस कॉरिडोर की पूरी सुरक्षा हम लोग नहीं कर पाए, आप देखिए सितंबर 2024 में एक आईबी की रिपोर्ट आई थी। उस आईबी की रिपोर्ट में ये क्लियर करके दिया गया था कि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चारों तरफ के जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में जबरदस्त डेमोग्राफिक चेंज देखा गया है। और जब ये जो क्षेत्र थे, उसके मैं आपको नाम बता सकता हूं कि जो जैसे दक्षिणी दार्जिलिंग, उत्तरी 24 परगना, उसके अलावा पूर्णिया, किशनगंज, ये तमाम इलाके पूरी तरह से हिंदू डोमिनेट, पूरी तरह से हिंदू इलाके थे। लेकिन पिछले 3-4 दशकों में यहां पर लाखों बांग्लादेशी, लाखों, माइंड माय वर्ड्स, लाखों बांग्लादेशी यहां पर आकर के बसे, और उनकी वजह से, और उन्होंने गलत तरीके से यहाँ की जो जो आधार वाधार जो भी होता है उन्होंने प्राप्त किया, और यहां से वो हट नहीं रहे हैं। इस वजह से ये आईबी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के बाद आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कलकत्ता जाकर के मीटिंग करी, और उस मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि कुछ इलाके हैं जैसे कि मालदा, बीरभूमि, दक्षिण 24 परगना और मुर्शिदाबाद, उन इलाकों में मशरूमिंग जो जो मदरसों की हुई है, उन मदरसों में गलत काम हो रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप याद करिए शर्जील इमाम का स्टेटमेंट। जो शर्जील इमाम ने 2020 में जब एनआरसी के खिलाफ आपके वो प्रदर्शन चल रहे थे, तब उसने कहा था कि मुसलमानों को आकर के और इस चिकन स्नैक को बंद कर देना चाहिए, और उत्तर पूर्व को, या उन्होंने असम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि उनकी समझ से पूरा उत्तर पूर्व असामी है, और एक समय ऐसा भी था जब ये वाकई सिर्फ असम था। तो उन्होंने कहा उसको उससे अलग कर देना चाहिए और इसको काट देना चाहिए, ये भारत की सेना को इधर से उधर ना जाने देना चाहिए। इस प्रकार की बातें करी गई थी। इसको भी इस चीज से कनेक्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये जो इलाका है ये मुसलमानों का इलाका है। आप भारत देश में रह करके, सेक्युलर भारत की के अंदर अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। हालांकि वो अभी जेल की सलाखों में है, तिहाड़ में घूम रहा है। वो बात वो नहीं है। बात इसका जो इशू है वो आप देखिए, लार्जर इशू। क्यों ये इस बात को कह पाया उस इलाके के लिए जो कि लार्जली हिंदू डोमिनेटेड इलाका था, इसलिए क्योंकि लाखों मुसलमान वहां पर आकर के, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों से कोई वो नहीं है, बांग्लादेशी, वो मुसलमान जो भारतीय नहीं है, वो वहां पर आकर बसा लाखों की संख्या में, और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल हमारा एरिया हो गया। ये क्लियर हो गया। अब एक पॉजिटिविटी जो मैं आपको बताऊं नजर आ रही है पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ। आप देखें, पश्चिम बंगाल में सरकार वही है जो केंद्र में है, असम में सरकार वही है जो केंद्र में है, त्रिपुरा में सरकार वही है जो केंद्र में है, मेघालय में एनडीए की सरकार है। तो पूरी तरफ से एक सकारात्मक वाइब्स आ रहे हैं, और एक जो पॉलिसी जो बनाई जाएगी, मुझे लगता है सरकार, जो केंद्र सरकार की मंशा है, और किस प्रकार से हम बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को मैनेज करेंगे। बांग्लादेश हमारा शत्रु नहीं है, बांग्लादेश हमारा अच्छा मित्र देश है। हमने अभी भी उनको इस आपदा के समय उनको तेल दे करके उनकी मदद करी है, वो बात नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूं कि हम किस प्रकार से अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे। भारत और बांग्लादेश, सबसे बड़ा बॉर्डर अगर भारत का किसी देश के साथ है तो वो बांग्लादेश है। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ उससे कम है, चीन के साथ भी उससे कम है, और बाकी देशों के साथ तो वैसे ही बहुत कम है। तो हम सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और ये जो चीज है उसको समझने की आवश्यकता है। सर, जैसे आपने कहा ना कि चिकन नेक के आसपास डेमोग्राफिक बदलाव हुआ, बहुत ज्यादा तादाद में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाया गया, ये सब कुछ स्ट्रेटेजिकली करा गया। और क्योंकि 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, उनका बांग्लादेश प्रेम या घुसपैठिया प्रेम तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब अच्छी बात ये हुई है कि ये जो चुनाव हुए, इसमें ये जो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास जो सीटें हैं विधानसभा, उनमें ज्यादातर बीजेपी ने सीटें जीती हैं, तो उसका भी तो फर्क पड़ेगा ना। निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं यही आपको बता रहा था कि किस प्रकार से चारों ओर से अब वहां पर जो सरकारें हैं, वो सरकारें एक सही विचारधारा वाली सरकारें हैं। और ये जो असर पर दिखाई दे रहा है, वो असर इसलिए दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ
क्योंकि वहां के लोग इस प्रकार के घुसपैठियों से और इस प्रकार की जो उनकी अपीजमेंट की पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं परेशान वहां के लोग भी हैं, और इसी वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर कि मुस्लिम वोट प्रभाव डाल सकता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार की जो नीतियां पिछले 15-20 वर्षों से वहां पर फॉलो हो रही थी उससे पश्चिम बंगाल के लोग भी त्रस्त हैं, और यही वजह है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर बदलाव हो और यहां पर डेवलपमेंट हो, विकास देखना चाहते हैं वहां के लोग फेडअप है इस प्रकार के जो वहां घुसपैठियों की वजह से, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, उनकी वजह से जिस प्रकार से उनके आम जनजीवन में जिस प्रकार की समस्याएं आ रही थी। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत क्लियर मैसेज गया है और बिल्कुल सही निर्णय लिए गए हैं बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। सर, आपको लगता है कि इस देश में एक ऐसी नीति होनी चाहिए कि केंद्र सरकार सीधे सीधे डायरेक्ट करे राज्य सरकारों को जहां पर बॉर्डर हमारे दूसरे देशों के साथ लगते हैं? अब सोचिए, इतने दिनों तक केंद्र सरकार इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाई या इस जगह को अपने हाथ में नहीं ले पाई। अब जाकर जब वहां पर बीजेपी की सरकार आई तब इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वहां की राज्य सरकार के द्वारा। ऐसे में तो ममता सरकार के खिलाफ सर देशद्रोह की धाराएं लगाई जानी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ उन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ किया। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, आप धाराएं को क्या लगाएंगे ये बात की है, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है और ये पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको समझा दिया है कि जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र विरोधी तरीके से काम किया। आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो बांग्लादेश से आवाजें आ रही हैं, वहां के मुल्ला मौलाना कह रहे हैं कि आप दिल्ली के खिलाफ अपने से स्वतंत्र घोषित कर दीजिए अपने आप को, हम आपके साथ हैं। आप क्या है, क्यों आपके साथ किस तरह की बात हो रही है? ये बात इसीलिए हो रही है, कहीं ना कहीं इसका जो तार है वो उनकी इनिशियल पॉलिसीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से अपने वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने इन लोगों को यहां आने दिया, यहां पर उनको सेटल होने में उनकी मदद करी और उन एक प्रकार का वोट बैंक उन्होंने तैयार कर लिया। आप देखिए कितने वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं। बात फिर बता रहा हूं, मुसलमान की नहीं है, बात विदेशी की है, बात ऐसे लोगों की है जो कि बाहर से आकर के भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। और जब उनको लाने में सरकार मदद कर रही है तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा खराब कोई काम नहीं होता। और जैसा आप कह रही हैं वैसा का वैसा कोई अधिनियम, कोई कानून होना चाहिए जिससे कि जितने भी हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सीमावर्ती क्षेत्रों में हम केंद्र सरकार जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो राज्य सरकार की असहमति के बावजूद भी कर पाने में सक्षम होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। मेरा मानना है कि अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कुछ हो गया होता, इतने हमने युद्ध लड़े हैं, तो आपको कोई जवाब देने के लिए नहीं मिलता। ये हमारी खुशकिस्मती है और आपकी सेनाओं की वीरता है कि इस बॉटलनेक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन इसका एक कोई नतीजा होना चाहिए और ऐसा कायदा मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो तो उसकी बात आए तो आपके केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार होना चाहिए। सर, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप होगा सर, तो उससे क्या क्या बदलाव महसूस होगा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में? और चाइना के लिए कितनी बड़ी खतरनाक बात है ये, क्योंकि चाइना तो हमेशा से नॉर्थ ईस्ट के कितने ऐसे राज्य हैं हमारे जिन पर अपना कब्जा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। तो अब जब इतना बड़ा कदम भारत सरकार उठाएगी तो इन लोगों को तो जिसे कहते हैं कि मिर्ची लगेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप रिएक्शंस आते हुए देखेंगी तुरंत। या आज ही की बात है कि ये जो लैंड जो है वो फिजिकली भी ट्रांसफर हो चुकी है। देखिए इससे क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो बात हो रही है वो शायद वहां पर एक कोई अंडरग्राउंड रेल रोड नेटवर्क वहां पर बनाया जाएगा। उससे हम अपना जो हमेशा जो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पूरे समय सिक्योर्ड तरीके, सेफ तरीके से हम अपना वहां पर आवागमन कर पाएंगे। मोर इंपॉर्टेंटली जो सैन्य सामान है, जो सैनिक बिल्डअप है, डेवलपमेंट, जो इधर से उधर मूवमेंट है, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आप देखें कि पूर्वोत्तर राज्यों का
जो विकास है वो कहीं ना कहीं किसी वजह से, उस वजह को सही या गलत मैं नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में विकास हमने जानबूझकर नहीं किया। ये शब्द हैं रक्षा मंत्री के, केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री के शब्द हैं कि हमने जानबूझ करके अरुणाचल प्रदेश में विकास नहीं किया। अगर हम करेंगे तो चीन उसका फायदा उठा सकता है। आपका अपना राज्य है और उसके राज्य के लोगों के को किस प्रकार से अपना मुंह दिखाएंगे अगर आप यूं कहते हैं कि हम आपका जानबूझ करके आपका विकास नहीं कर रहे। ये हमने देखा है ग्राउंड पे कि सड़कों की क्या हालत थी। अब देखिए जाके क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ा है पिछले 10-12 सालों में। वहां क्या हालत थी, एक एक पोस्ट पे जहां पर चाइनीज अपने पीएलए के लोग कुछ घंटों में पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने में 4-4, 5-5 दिन लगते थे। तो अब ये जो विकास जो हो रहा है, ये तमाम चीजें इस चीज का है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूर्वोत्तर राज्यों में शायद पहली बार, मणिपुर के लोगों ने ट्रेन पहली बार देखी है, मिजोरम में ट्रेन पहली बार देखी गई है। ये तमाम चीजें लोगों को नजर आ रही हैं और अगर यही विकास सही समय पर हुआ होता तो पूर्वोत्तर की जो समस्याएं हैं वो नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कम होती, वो बिल्कुल नहीं होती। हमने तो अब जो पूर्वोत्तर की जो हमारी पॉलिसी है मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन है। और ये जो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट होगा और अगर जो संभवतः उन्होंने अंडरग्राउंड रेल रोड नेटवर्क तैयार कर दिया तो वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अंजू, कि आप अपने पूर्वोत्तर राज्यों को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर उनके साथ अपना व्यापार भी और सब कुछ, सब चीज उनकी मेंटेनेंस, सब चीज उससे हो करके होती भी हमको नजर आएगी। सर, इसके लिए पहले की सरकारें, खासतौर पर कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। आपने जिन रक्षा मंत्री की बात की, मेरे ख्याल से ए.के. एंटनी थे जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये स्टेटमेंट दिया था। आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश के लोग, उनको क्या महसूस हुआ होगा कि हमारे राज्यों का विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मानकर चलते कि एक दिन चाइना हमला करेगा, चाइना घुस जाएगा इन इलाकों में और फिर वो उन सड़कों का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेगा। ये बोल कौन रहा है? देश का रक्षा मंत्री, जिसकी जिम्मेदारी है हर एक कोने को सुरक्षित करना। ये स्टेटमेंट कब का दिया गया है? यूपीए सरकार के समय का। लेकिन सर, ये जो चिकन नेक है, इसको लेकर जैसे आपने शर्जिल इमाम की बात बताई, आप सोचिए कि वो जो यूनुस हुआ करता था, डिक्टेटर एक तरह से बांग्लादेश का, जिसको बैठाया गया था अमेरिका की तरफ से, वो भी तो यही बोलता था। वो जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते थे ये लोग, सर, उसमें इसी पूरे एरिया की बात तो होती थी। और अब जो खुलासे हो रहे, ममता बनर्जी भी उस ग्रेटर बांग्लादेश की योजना में या प्लानिंग में शामिल थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसकी संभावना को नकार नहीं सकते। मैं कहूंगा नहीं कि वो शामिल थी, लेकिन इस संभावना को, वो उनके साथ अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जिस यूनुस की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बांग्लादेश के लिए भी प्रूव हुआ है। और उसने न केवल यहां कहा, उसने जब वो चीन गया था तब चीन में जाकर के उसने चीन के जो लीडर जिनसे बात करी थी उनको बताया कि पूरा का पूरा जो समंदर है वो हमारे पास है और उनका जो 7 सिस्टर्स हैं वो, उनका इंडिया के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। हम जब चाहें इस छोटे से नैरो कॉरिडोर को बंद करके और उनको उनसे अलग कर सकते हैं। और उनको वो, तो ये जो तमाम चीजें थी ये इस बात को दिखाती थी कि हमने सही समय पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए और पूर्वोत्तर को सिक्योर्ड तरीके से भारत के, शेष भारत से जोड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और अब जो दिखाई दे रहा है वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो डेमोग्राफिक चेंज जो मैं बता रहा था हुआ है, उसकी वजह यह है कि हम कई जगह पर बांग्लादेश के साथ फेंसिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और उसमें भी यही था कि जो केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि फेंस बने, क्योंकि राज्य सरकार चाहती थी कि पूरी तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन है बांग्लादेश से वो बंद ना हो, ये मेरा मानना है। ना हो सकता है मैं गलत हूं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो इस वजह से दोनों के बीच में तकरार था। और जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने आकर के कोलकाता में एक मीटिंग ली थी उस आईबी की रिपोर्ट के बाद, और उन्होंने कहा था कि इन जगहों पर जो मदरसे हैं वहां पर गलत बातें हो रही हैं। और वो गलत बातें क्या थी? वो यही थी कि कैसे
भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, कैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को में चीजों को सही समय पर सही प्रकार से और खास करके मिलिट्री बिल्डअप को, मिलिट्री इक्विपमेंट के मूवमेंट को रोक करके बाधित किया जा सके, ये तमाम चीजें इसीलिए हुई। अब जो बात हो रही है कि फेंसिंग भी पूरी होगी और फेंस के लिए जमीन दे दी गई है, नेशनल हाईवेज हैंडओवर कर दिए गए हैं, 128 एकड़ जमीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए हैंडओवर कर दी गई है। ये एक बहुत सकारात्मक संदेश है और ये बात बिल्कुल इसीलिए हो पाई है क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन, विल पुट इट एट दैट। सर जैसे अभी आपने कहा था कि मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगेगी इस खबर के आने के बाद। पाकिस्तान तो सर वैसे भी बांग्लादेश के जरिए, आईएसआई के जरिए बड़ी बड़ी प्लानिंग भारत के खिलाफ कर रहा था। और ये जो मदरसे तैयार किए गए हैं सर इस पूरे इलाके में, चिकन नेक के आसपास के इलाके में, इनका भी तो वही काम था ना जो काम हमारा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, वहां पर भी मदरसों में आप देखिए कैसे नकली नोट और वहां पर भी जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो यहां पर भी क्या इसी तरह का षड्यंत्र था भारत के खिलाफ? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जो स्टेटमेंट असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में जाकर के दिया था और उसने यूं कहा था कि अगला हमला भारत पर पूर्व से होगा और उसका मकसद यही था कि जो उन्होंने तैयारी करी है, खास करके पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के थ्रू, बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा करके, देखिए बांग्लादेश का जो कुछ प्रतिशत लोग हैं जो कि जब बांग्लादेश की लिबरेशन का स्ट्रगल चल रहा था उस समय भी वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे, ये जमात के जो लोग हैं और जो बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुए उसमें पूरी तरह से ये शामिल थे। तो इन्हीं लोगों का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने पैरों को यहां पर जमाने का पूरा प्रयास किया था और सबसे पहले उनकी नजर इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर थी और उसके अलावा वो यहां से जिहादी जो एक्टिविटीज हैं, अब आप कनेक्ट करिए वो जो मेडिकल जो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क है उसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे, अगर आपको याद हो। और जो ब्लास्ट हुआ है नेताजी सुभाष मार्ग यानी कि लाल किले के पास दिल्ली में, उसके तार भी यहां से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। तो जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल निश्चित रूप से सच है और वो असीम मुनीर का जो स्वप्न है कि अगला जो हमला इस तरफ से किया जाए उसको समर्थन करता है, उसको जोर देता है। और ये जो इलाके हैं खास करके वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें उन्होंने अपने जिहादियों को घुसाया है। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको कि इन बॉर्डर्स के साथ लगते हुए जो गांव बांग्लादेश के हैं वहां पर भी बांग्लादेश ने रेडिकल माइंडसेट के लोगों को, जमात के भी जो सबसे कट्टर लोग हैं उनको ला करके बसाया है। क्योंकि ये जो इलाका था वहां पर बांग्लादेश में भी एक समय था, वहां अच्छी खासी हिंदू जनसंख्या थी, वहां पर भी उन्होंने, तो ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके वहां पर अपने लोगों को एस्टेब्लिश करना, उनके साथ जो इधर हैं उनके कम्युनिकेशन में लोगों को रखना और फिर उसके बाद वहां पर प्रयास करना कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध मार के और भारत में अस्थिरता फैलाई जाए। ये बिल्कुल निश्चित रूप से आईएसआई का डिजाइन है और इन चीजों से उसको भी सही जवाब और धक्का मुझे लगता है मिला है। सर इसके अलावा जैसे अभी आपको याद होगा कि सीआईए का एक एजेंट मैथ्यू वेन डाइक पकड़ा गया था मणिपुर से। याद कीजिए कि वो किनको ट्रेनिंग दे रहा था वहां पर। हाँ, उसके साथ कुछ यूक्रेनियन भी थे और वहां पर वो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था, ड्रोन कहां से ला रहा था। तो और फिर इसी बांग्लादेश में कितने सारे सीआईए के एजेंट जो है पिछले दिनों मारे गए थे। तो सर ये भी तो किसी क्रिश्चियन स्टेट के मकसद से ही नॉर्थ ईस्ट के इलाके में उत्पात मचाने की तैयारी में थे ना। अब तो पकड़ा गया, एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन सीआईए, आईएसआई, ये सब लोग वहां पर बैठकर भारत विरोधी कहीं ना कहीं कोई प्रोपेगेंडा तो चला ही रहे हैं ना। बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल सटीक आपका आकलन है। देखिए बिल्कुल निश्चित, ये इसको थोड़ा सा और एक चीज कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सेंट मार्टिन आइलैंड,
अमेरिका क्यों सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, अमेरिका क्यों जो म्यांमार का बांग्लादेश के चटगांव के साथ बॉर्डर है उसमें यहां से कुछ मदद वहां भेजना चाहता है, हालांकि वो हुआ नहीं, वो क्यों इस जगह पर निगाहें गड़ाए बैठा है। उनका पूरा का पूरा मकसद ये है कि म्यांमार के पश्चिमी भाग, चटगांव हिल ट्रैक्ट से कुछ भाग और कुछ भारत के मणिपुर, मिजोरम, इस प्रकार के हिस्से जो कि अब क्रिश्चियन बाहुल्य हिस्से हैं, उनको इकट्ठा करके एक यहां पर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट या ऐसा सिस्टम तैयार करे जो कि चीन को भी और भारत को भी काउंटर करने में उनको तो वो भी कहीं ना कहीं इसका मकसद था। आप देखिए जिस तेजी से क्रिश्चियनिटी का जो फैलाव हुआ है, गलत मैं नहीं कह रहा हूं, गलत सही, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे, आज की तारीख में पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकतर राज्य क्रिश्चियन मेजॉरिटी राज्य हैं और ऐसे लोगों को सब माइंड्स को सबवर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इसी सबवर्जन के कड़ी में जो वो यूक्रेन वाले लोग आए हुए थे या और भी कोई सीआईए के लोग काम कर रहे हैं, वो न केवल बांग्लादेश में, वो पूरे पूर्वोत्तर में, म्यांमार के उन पश्चिमी भागों में, चक्काचिन प्रोविंस में, ये इन सब जगह ये इनकी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। और इनका मकसद लॉन्ग टर्म मकसद है ये, और लॉन्ग टर्म मकसद यही है कि भारत और चीन दोनों को काउंटर करना, और उसके लिए वो यहां पर करेंगे। और आप देखिएगा कि अब हमारी आइलैंड टेरिटरीज पे भी कुदृष्टि लोगों की पड़ने वाली है, और यही चीज एंटिसिपेट हमने करी है। और आप देखें किस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने जो आइलैंड टेरिटरीज हैं, और जो भयंकर एडवांटेज वो आइलैंड टेरिटरीज आपको आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी देती हैं, उसका हम लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन कदम हमारे उठाए जा रहे हैं। होगा क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, वहां वो पूरी तरह से आईएसआई और जमात के इन्फ्लुएंस में थे और उसकी वजह से वो काम कर रहे थे। अब हालात सुधर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, हालात सुधरेंगे जब हमारी सीमाओं पर हमारे एजेंसियों की नजर होगी सीधे सीधे, जहां पर कहीं इफ एंड बट नहीं होगा, जहां पर बंगाल की जो सरकार है कोई रोड़ा नहीं अटका पाएगी। जैसे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी खेल खेलते रहे हैं, वो अपने वोट बैंक की खातिर ये बॉर्डर जो था इसको पोरस रखना चाहते थे, लेकिन अब ये बॉर्डर जब पूरी तरह से सुरक्षित होगा तो वहां से किसी भी चिड़िया की भी मजाल नहीं होगी कि भारत में एंटर कर पाए। जितने टोपी वाले यहाँ आने थे वो सभी खदेड़ दिए गए हैं सर, वो सभी भाग निकले, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि भगवा सरकार आ गई है तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन सर हैरानी मुझे सिर्फ इस बात की होती है कि इस तरह से पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं सोचा। अगर ये बात उस वक्त सोच ली जाती जब बांग्लादेश बना था, तब तो ये सब कुछ नहीं होता, इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए कंपनी बाग में टहलते हुए भारत में नहीं घुस जाते ना। यहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक की खातिर उनको अंदर आने दिया, इसीलिए सब कुछ। अब देखिए बंगाल में कैसे कैसे मतलब इलाके बन गए जहां पर घुस ही नहीं सकती पुलिस उनके डर के मारे। तो ये ममता बनर्जी का वोट बैंक की राजनीति थी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा सुरक्षा के लिहाज से बंगाल को। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब वहां पर शुवेंदु अधिकारी की सरकार है और पहले हफ्ते में 2 बड़े फैसले ले लिए गए हैं, तो इनके सकारात्मक नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिनको मिर्ची लगनी है, वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या बांग्लादेश हो, उनको तो मिर्ची लगेगी सर। लेकिन इस एक फैसले से हमने कईयों को गहरी चोट दे दी है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद अंजू, जय भारत। जय भारत।